हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी का पहला जो चैप्टर है अपनी अपनी रंगतें। अपनी अपनी रंगतें में कुछ जो नेक्स्ट हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं, जैसे खिलौने वाला, राख की रस्सी, फसलों का त्योहार, उन सभी चैप्टर्स में आए हुए कुछ शब्दों नए शब्दों के बारे में इसमें बताया गया है और ये एक तरह से उन सभी चैप्टर्स का उन सभी पाठों का परिचय है। तो ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपनी अपनी रंगतें। इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीज़ों के बारे में हैं जिन्हें आम तौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृत तो एक सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज होती है। तो फिर संस्कृति क्या होती है, हम पहले संस्कृति को जानेंगे। संस्कृति में क्या होता है, देखो, जो एक समाज होता है, कोई सा भी समाज ले लो, ठीक है, जैसे हिंदू समाज ले लो, मुस्लिम समाज ले लो, सिख समाज ले लो, या फिर हम देश के रूप में देखें तो भारतीय समाज है या दूसरे समाज, जितने भी हम समाजों में पहुंच सकते हैं। जो समाज है उसके जितने भी गुण हैं, उसके गुण जैसे कि वो लोग क्या खाना खाते हैं, ठीक है, वो लोग कैसा डांस करते हैं, कैसे गाने गाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, वो सारी चीज़ें संस्कृति के अंदर आते हैं। उसके सारा जो पर्यावरण है, वो पूरे दिन की, पूरे साल की जो उनकी एक्टिविटी है, जो वो करते हैं, जिस प्रकार से वो करते हैं, जिस प्रकार के उनके सारे के सारे गुण हैं, वो सारी उनकी क्या कहलाती है, उनकी एक तरह से संस्कृति कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको संस्कृति के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। संस्कृति शब्द का दायरा सिर्फ इतना सा नहीं है, संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब विरासत क्या होगी? विरासत वो चीज़ होती है जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ियों से, हमें हमारे दादा परदादा से जो चीज़ें हमें मिल गई है, जो पुरानी चीज़ें हमें मिली है, वो विरासत होती है। जैसे हमारे दादा परदादा या पहले वाले लोग क्या खाते थे, कैसा पहनते थे, वैसा ही हम खाते, हम पहनते, तो ये चीज़ें हमें उनकी विरासत में मिली है। अब शायद यह सोचना ज़रूरी है कि विरासत किसे कहते हैं। विरासत में उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है या हमें पूर्वजों से मिलती है। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, विरासत में शामिल किया गया है। पुरानी इमारतें और स्मारक। जो पुरानी इमारतें हैं, जैसे पुराने महल है, पुराने दुर्ग है, पुराने किले हैं, पुराने मंदिर है, वो सारे स्मारक हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं। पुराने जितने भी चित्र हैं, वो पुरानी पुस्तकें, बगीचे, सड़कें, ऐसी चीज़ें जो हमें ऐसी चीज़ों में शामिल हैं। इस तरह की विरासत को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे कि पुरानी कोई इमारत है, पुराना कोई दुर्ग है, तो हमें पूर्वजों की याद दिलाती है और उन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने गुण मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते, ठीक है। विरासत में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती, विरासत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी घुल मिल गई है कि हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज़ खाते हैं वो भी हमें विरासत से मिला है, क्योंकि हमने तो उसका आविष्कार किया नहीं है। वो पुराने लोग जैसे करते थे वैसे ही हम करते हैं। तो जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, वो खाना विशेष दिनों पर जो पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है, विशेष त्यौहार है, उन पर जो पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है, और जो कपड़े हम पहनते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैसा हम कपड़े पहनते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, ये सब हमारी विरासत का अंग है और ये सभी क्या हमारी विरासत का अंग है और हमारे रोज़ाना के जीवन का अंग बन गए हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे रोज़ाना के जीवन का अंग है। रोज़ाना हम कपड़े पहनते हैं, रोज़ाना हम खाना खाते हैं, रोज़ाना मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं।
ये सब हमारी विरासत का अंग है और हमारे रोजाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ दें, ठीक है, इसके अंदर हम हमारी भाषा है, रीति रिवाज है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सभी को जोड़ दें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाती है। तब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको संस्कृति का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के इस भाग में शामिल रचनाएं संस्कृति के कुछ विशेष पहलुओं को उभारती है। और जो इस पाठ्य पुस्तक में कुछ चैप्टर्स है उसमें से कुछ चीज़ें हैं वो हमारी संस्कृति के बारे में हैं। जैसे कि खिलौना वाला शीर्षक कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिनसे बच्चे खेलते रहे हैं। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी या कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। बहुत सारे खिलौने आजकल मशीनों से बनाने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी खिलौने हैं जो मिट्टी और कपड़े और लकड़ी से बनते हैं, जो हमारे परंपरागत तरीकों से हमारे पुराने ज़माने में खिलौने लकड़ी मिट्टी से बनाए जाते थे, ये हमें उनकी याद दिलाते हैं। तो ये भी हमारे एक संस्कृति का ही हिस्सा है। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के पारंपरिक खिलौने मतलब हमारी परंपरा से चलते आ रहे हैं, हमारे पुराने ज़माने से चलते आ रहे ऐसे खिलौने भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप से बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज है। हमारे देश में कहीं भी चले जाओ वहाँ पे या तो मिट्टी से या कपड़े से गुड़िया बनाने का रिवाज होता है। गुड़िया के कपड़े, बाग और जूते इस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे गारो हिल्स में या कहीं पे भी जिस जगह पे वो गुड़िया बनाई जाती है, उस गुड़िया के जो कपड़े होते हैं, उसका जो रंग होता है, उसका जो जैसा भी रंग होता है वो वहाँ से मेल खाता है, वहाँ के लोगों से मेल खाता है। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा में पाए जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण या प्रतीक मान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो उसकी वेशभूषा में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता, जैसे अलग अलग जगह पर जो गुड़िया बनती है उनकी वेशभूषा मतलब पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका और उसका जो रंग वो सभी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा लोगों में भी जो अलग अलग राज्य के लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं। तो ये सारी क्या है? सांस्कृतिक विविधताएं। अपने देश की क्या है? सांस्कृतिक विविधताएं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति का होना। हमारे देश में ऐसे कई त्यौहार हैं जिन्हें मनाते समय खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चकरियाँ और लट्टू बनाए जाते हैं। लकड़ी के इन खिलौनों पर लाख के रंगों की चमकदार पॉलिश रहती है। अब नेक्स्ट, फसलों का त्योहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है। आगे आप पढ़ोगे कि इसमें एक चैप्टर है, एक पार्ट है जो फसलों का त्योहार नाम से है। उसमें फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे उत्सव या त्योहारों के बारे में जिक्र किया गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों से संबंधित त्योहार मनाए जाते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों का मतलब होता है राज्य में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है, क्योंकि हमारी जो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका एक बहुत सुंदर नमूना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति के अनुसार वहाँ पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और त्यौहार मनाने का तरीका भी उनके अनुसार अलग अलग होता है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित है तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से संबंधित है। खाने पीने की चीज़ें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन ऐसी भी कई चीज़ें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती, फिर भी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे सुंदर है।
ठीक है। यहाँ पे देखो कपड़े होते हैं, क्योंकि हम कपड़ों के बिना नहीं रह सकते इसलिए हम बनाते हैं। खाने पानी की चीज़ें क्योंकि उनके बिना भी हम नहीं रह पाते इसलिए हमें बनाना पड़ता है। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए इतनी ज़रूरतमंद नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो सुंदर होती है इसलिए उन्हें हम बनाते हैं। जैसे नन्हा फनकार कहानी है एक इसी पुस्तक में। कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जो पत्थर को तराश कर उन पर घंटियाँ बनाता है। ठीक है, कहानी किसकी है? कहानी में एक जो लड़का होता है वो पत्थर को तराश कर, मतलब उसे अच्छी तरह से तराश कर उसमें क्या बनाता है? घंटियाँ बनाता है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीज़ें न बनाई जाती हो। भारत की हस्तकला का मतलब होता है, हस्तकला से मतलब होता है हाथों से बनाई हुई चीज़ें। ठीक है, हाथों से बनाई हुई चीज़ें हस्तकला के अंतर्गत आती है। सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। एक और चैप्टर है, एक और पार्ट है, जहाँ चाह वहाँ चाह। उसमें क्या है? कपड़े पर कढ़ाई से संबंधित ये चैप्टर है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर माँ की साल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें। देखो आपने देखा होगा घर पे बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें सुंदर सुंदर सी कढ़ाई हो रखी होती है। बहुत सारे हमारे बिस्तर है, कपड़े हैं, शॉल है, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे माँ की साड़ी है, उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी होती है। तो वो डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है धागों से, वो आप अच्छी तरह से देखिए और बनाने की कोशिश करें। वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। गुजिया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। देखो संस्कृति का ही एक और रूप है पुरानी कहानियाँ। आपने देखा होगा दादा दादी से, नाना नानी से बहुत सारी पुरानी राजा महाराजाओं की और परियों की कहानियाँ आपने सुनी होगी। ठीक है, ये सैकड़ों वर्षों से ये कहानियाँ चली आ रही है। उन्हें लोक कथा कहते हैं। और इनको कौन सी कथा कहते हैं? इनको लोक कथा कहते हैं। जो ये कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। ये कहानियाँ आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही है। अब तो लोग इन कहानियों को किताबों में लिखने लगे और हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन पहले के लोग सिर्फ इसे याद रखते थे। किसी के दादा दादी, नाना नानी बेटे बेटी को सुनाते थे, फिर वो बेटे बेटी अपने बेटे बेटी को सुनाते थे। ऐसे करते करते वो कहानियाँ आज भी जिंदा है, जो बहुत पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही है। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं। इसमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती होती है, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है। और जो राख की कहानी है, ये जो कहानी है ये भी एक लोक कथा है। और ये कहाँ की लोक कथा है? ये है तिब्बत की। तिब्बत जो देश है वहाँ की ये लोक कथा है, जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएँ पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने, दादा दादी से, नाना नानी से, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो उन कहानियों से हम उस समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो जान सकते हैं। वो लोग कैसे रहते होंगे उस समय, वो जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम उस बारे में जान सकते हैं। ये पूरी इस पुस्तक के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन था। आप आगे से पुस्तक पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। धन्यवाद।